स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नितेश सर। मैं नितेश कौशिक बेटा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये एक तरह से बेटा मोल कंसेप्ट का इनिशिएशन है, स्टार्ट होना है यहाँ से, बिगिनिंग ऑफ द मोल कंसेप्ट आपके पास है। तो यहाँ से आप एक तरह से यही मान के चले कि हम मोल कंसेप्ट को डिटेल वाइज स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो ये है क्या? तो बेटा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस डिस्कस करने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ब्राज़िलियस एक साइंटिस्ट था, उसने हाइपोथेसिस दिया, लॉ या प्रिंसिपल दिया था। तो ब्राज़िलियस हाइपोथेसिस, ब्राज़िलियस लॉ या ब्राज़िलियस प्रिंसिपल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा जो गैसेस वॉल्यूम का लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम था जे-लुसेक का, उनके साथ रिलेशन बताया था। किसका? अबाउट द, जो आपके पास क्या होता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। तो इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का रिलेशन दिया था किसके साथ? जे-लुसेक लॉ के साथ, गैसेस वॉल्यूम। तो इसमें पहले जो स्टार्टिंग में आया हमारे पास, जिसमें लॉ बताया गया था, उसने क्या किया था यहाँ पे, बोलो बेटा, ब्राज़िलियस हाइपोथेसिस। तो ब्राज़िलियस हाइपोथेसिस ने सबसे पहले ट्राई किया था, उसके बाद उसको करेक्ट किया किसने? आपका एवोगैड्रो ने। तो अमीरो एवोगैड्रो ने बाद में उसको करेक्ट किया था। इटालियन साइंटिस्ट था ये आपका एवोगैड्रो, तो इसने इसको बाद में करेक्ट किया था। तो क्या कहता है सर, इसमें ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of atom of the gas। अब सुने बेटा ध्यान से, इसमें ये बोला इसने, क्या कहता है कि भाई इक्वल वॉल्यूम, कोई भी आपके पास एक से ज्यादा कोई भी गैस है, जितनी भी आपके पास कितनी भी गैसेस के जो वॉल्यूम अगर सेम होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उनके अंदर जो एटम होंगे, उस पर्टिकुलर गैस के जो एटम होंगे वो भी क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ एटम के लिए यहाँ पे बोला। तो इसमें थोड़ी कमियां थी, अब वो कमियां क्या थी वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो लेट आपके पास क्या था, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन एक आपके पास कोई भी एटम या आपके पास हाइड्रोजन की वॉल्यूम लिया आपने, और उसके साथ बेटा आपने ऑक्सीजन का वॉल्यूम कंबाइन किया, और आपने क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। हाइड्रोजन ऑक्साइड आपने यहाँ पे क्या बना दिया, वाटर। ठीक है, तो आपने क्या बना दिया यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखते हैं बेटा। यहाँ पे हमारे पास जो इसका रेशो आता है, जो कॉम्बिनेशन आता है, तो हम यहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे दो वॉल्यूम आपके पास किसकी है, दो वॉल्यूम हाइड्रोजन की होती है बेटा, वन वॉल्यूम आपके पास ऑक्सीजन की होती है। जब ये दो वॉल्यूम और ये एक वॉल्यूम कंबाइन करते हैं तो ये एक वॉल्यूम ये आपके पास क्या है, दो वॉल्यूम आपके पास किसके बनाता है, आपके पास वाटर के बनाता है। तो अगर इस रेशियो में हम देखें, अगर हम इसी में कंबाइन करने की सोचें, तो ये अगर आपके पास 2 एटम इसके कंबाइन कर रहा है तो इसका 1 एटम होगा और इसके बेटा 2 एटम। और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 एटम, ये 1/2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो बेटा ये 1/2 आपके पास हो गया, ये आपके पास 1 हो गया। तो ये क्या आया, हाफ एटम आया। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने तो क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन है ये, क्योंकि एटम को भी क्या है आपके पास, हाफ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला एटम सबसे छोटा कंपोनेंट माना जाता है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे, एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं बेटा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेट आपने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, उसके साथ आपने क्लोरीन लिया, और यहाँ पे क्या बना दिया, बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये देखा आपने, क्या देखा यहाँ पे
कि भाई अगर इसका 1 वॉल्यूम आपका कंबाइन कर रहा है, इसका 1 वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है, तो इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है। तो हमें अगर इसका 1 वॉल्यूम बनाना है तो इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा। तो बेटा यहाँ पे अगर हाफ वॉल्यूम यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाफ एटम यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू ब्राजीलियस, और ये भी आपका हाफ एटम यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू ब्राजीलियस, तब ये जाके एक एटम आपका बनेगा। ठीक है, तो ये बेटा कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्शन था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, क्योंकि उसने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। किसका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया बेटा आपके पास, यहाँ पे ब्राजीलियस हाइपोथेसिस का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अब इसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास जो नया जो साइंटिस्ट आया, जो आपका कौन सा था, एवोगैड्रो था, उसने ये बताया हमें कि भाई जो आपके पास वॉल्यूम है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम नहीं होते बेटा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसको हमने बाद में स्टडी किया, उसको हम देखते हैं क्या स्टडी किया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये फेल हो गई, क्यों फेल हो गई आपको पता लग गया, क्योंकि इसमें एटम जो थे वो फ्रैक्शन वैल्यू में थे, विच इज नॉट क्या पे साइंटिफिकली या जो मैथमेटिकली जो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी, तो वो करेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया हमारे पास। तो इसके बाद जो नया आया वो कौन आया, उसके बाद आया बेटा आपके पास एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो लॉ या एवोगैड्रो प्रिंसिपल। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे, क्योंकि इसने बेटा सक्सेसफुली एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस बताया कि क्या है। क्या डिफरेंस बताया कि एटम तो क्या है बेटा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that can take part in a chemical reaction। ठीक है भाई, और which, अब ये क्या है भाई, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, that can take part in a chemical reaction, it may or may not be capable to independent existence। अब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो ये तो बोला है। मॉलिक्यूल क्या है बेटा यहाँ पे, मॉलिक्यूल इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन exist independently ठीक है, या फिर फ्रीली, ठीक है, या फिर इंडिविजुअली। अब मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल वो छोटे से छोटा कंपोनेंट है बेटा किसी भी सब्सटेंस का जो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये डिफरेंस था। तो एटम तो अकेला एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो ब्राजीलियस फेल हो गया। तो अब एटम मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट कर सकता है, तो एवोगैड्रो ने क्या बोला, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ऑफ दैट गैस। ठीक है, मॉलिक्यूल बराबर होंगे, ना कि क्या बराबर होंगे उसमें, बोलो भाई, उसमें एटम बराबर नहीं होंगे, मॉलिक्यूल बराबर होंगे। तो ये आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस था। अब इसके बाद क्या आता है, इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं। कैसे एग्जांपल, अगर हम वही वाले एग्जांपल लेके चलते हैं तो इधर देखते हैं बेटा वही वाले एग्जांपल कैसे लेंगे। यहां पे आपने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन आपने गैस ली, कन्वर्ट किसमें हो गया लेट आपके पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अगर मेरे को एक मॉलिक्यूल इसका बनाना है, अगर मान लिया 1 वॉल्यूम इसका बनाना है, तो मेरे को क्या चाहिएगा, नॉर्मली तो अगर इसका 2 वॉल्यूम यूज होता है, इसका 2 होता है, तो इसका तब यहाँ पे क्या बनता है बेटा, आपका 2 वॉल्यूम बनता है। सॉरी, ये 1 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, तो ये 2 बनेगा। मेरे को बनाना है इसका 1 वॉल्यूम, तो ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम हाफ है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, 1/2 मॉलिक्यूल, 1/2 मॉलिक्यूल, एंड दिस वन इज 1 मॉलिक्यूल। तो दिस, ये जो आपके पास रिलेशन है ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल हो सकता है लेकिन हाफ एटम नहीं हो सकता है।
तो ये एवोगैड्रो को प्रूव करता है बेटा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है, कर लोगे। तो बेटा अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारे पास है इसकी एप्लीकेशन, किसकी, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन कहां हमारे पास यूज होती है इसकी, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी गैस में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं इनकी एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको हटाते हैं यहां से। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां पे एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। पहली एप्लीकेशन है हेल्प टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स present in any molecule, उसको बोलते हो आप क्या, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है वो जो बताता है वो क्या होता है बेटा, या फिर जो वो काउंटिंग होती है वो क्या होती है, उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी होती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे O2 है, O2 की एटोमिसिटी बेटा 2 है, N2 है, N2 की एटोमिसिटी 2 है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या है, P4 है, एटोमिसिटी 4 है आपके पास, S8 है बेटा, एटोमिसिटी आपके पास 8 है। तो इस तरह से कितने उनकी एटोमिसिटी होती है ये हमारे पास बताया जाता है, किसमें, इस आपके पास एप्लीकेशन। अब जैसे O3 है, ओजोन है, उसकी एटोमिसिटी क्या है बेटा, 3 है। अब ये कैसे बताया जाएगा वो एग्जांपल हम देखते हैं। आपने यहां पे हाइड्रोजन लिया, आपने यहां पे ऑक्सीजन लिया, क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। तो इनमें ये कहता है कि भाई आपके पास अगर यहां पे, ध्यान से देखते हैं, कहता है अगर 1 वॉल्यूम आपका किसका, हाइड्रोजन का है, और हाफ वॉल्यूम आपका किसका, ऑक्सीजन का है, तब जाके 1 वॉल्यूम आपका वाटर बनता है। और हमें पता है क्या कि इसके अंदर आपके पास, यहां पे आपके पास 1 ऑक्सीजन एटम होता है। H2O जो होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल, उसमें आपके पास क्या होता है, 1 ऑक्सीजन एटम होता है एक मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो। अगर 1 है तो बेटा इस हाफ में जितने होंगे वो यहाँ पे है। इसका मतलब जो हाफ वॉल्यूम आपके पास ऑक्सीजन का आया उसमें कितने ऑक्सीजन आए, 1 एटम आया। यानी कि फुल अगर वॉल्यूम होता 1 तो कितने होते बेटा, 2 एटम होते, 2 एटम होते। यानी कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो क्या है, O2 है। O2 है तो एक मॉलिक्यूल में कितने हो गए, 2 एटम हो गए। तो इस तरह से आपको बताने में हेल्प करता है। अब इसी तरह से अगर मेरे को हाइड्रोजन का निकालना हो तो बेटा 1 वॉल्यूम आपके पास है, जिससे क्या बनता है, 1 वॉल्यूम H2O बनता है। तो एक वॉल्यूम में हमारे पास यहाँ पे जो यूज होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम यूज होते हैं बेटा। तो इसका मतलब एक वॉल्यूम जो आपके पास हाइड्रोजन की है उसमें कितने हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के, यानी कि जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो क्या है, H2। समझ आया। तो इस तरह से इट हेल्प टू फाइंड आउट द एटोमिसिटी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स, सबसे पहली चीज। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक और है बेटा आपके पास, ये क्या काम आता है, इट हेल्प टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस। ये क्या काम आता है, मॉलिक्यूलर मास में और वेपर डेंसिटी निकालने में किसी भी गैस के काम आता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है बेटा, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, कई बार पूछा भी जाता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे से, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। तो सेकेंड एप्लीकेशन है it gives the relationship between molecular mass and vapor density
ऑफ एनी गैस, किसी गैस के मोलिकुलर मास में और वेपर डेंसिटी में रिलेशन बताने का ये काम करता है, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस क्या होती है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम बड़ा ध्यान से कैलकुलेट करेंगे बेटा। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस क्या होती है बेटा, अब वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर्स की फॉर्म में जो उसकी डेंसिटी होती है आप उसको क्या बोलते हो, वेपर डेंसिटी होती है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ए गैस जिसकी भी वेपर डेंसिटी आपने निकालनी है वो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि बेटे रिलेटिव डेंसिटी आपके पास होती है, रिलेटिव डेंसिटी निकालने की, तो रिलेटिव किसके रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में होती है, हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट क्या करोगे बेटा, अब एक बार बताओ डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने मान लिया कि जो वॉल्यूम यहाँ पे, वॉल्यूम तो दोनों गैस के लिए बराबर लोगे तभी तो कंपेयर कर सकते हो मास को। तो मास ऑफ, अब किसका होगा, मास ऑफ एनी गैस, जिस गैस को आपने लिया है उसका मास लोगे आप। ठीक है, तो मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी। अब यहां पे क्या करोगे भाई, सेम वॉल्यूम का मास, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट एसटीपी, भाई उतने ही वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर लेना है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम दोनों में बराबर ले लिया हमने, तो यहां तक क्लियर है, यहां तक तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी हमारे पास। तो नेक्स्ट होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे, मास ऑफ मान लिया n मॉलिक्यूल, और फिक्स वॉल्यूम है तो उसमें कोई मॉलिक्यूल होंगे भाई अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो। तो मास ऑफ n molecule of a gas at STP upon mass of n molecule of H2 gas। और बेटा n मॉलिक्यूल में क्या हो सकते हैं, देखो n मॉलिक्यूल का मतलब होता है कोई भी रैंडमली कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 1 to 1000 लाख करोड़ कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब वॉल्यूम सेम है दोनों का, तो वॉल्यूम सेम है तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, n मॉलिक्यूल इसके हैं, n मॉलिक्यूल इसके हैं। तो हमने मान लिया n मॉलिक्यूल में क्या 1 मोल आपके मॉलिक्यूल है मान लिया, तो मास ऑफ 1 मोल molecule of gas at STP upon mass of 1 mole of H2 gas at STP। तो यहां तक आपने किया। अब इसके बाद क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल, एक बार बताओ बेटा, 1 मोल किसी भी गैस के होते हैं उनका मास किसके बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास की। यहां पे क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस, मोलर मास ही बोल सकते हो, अपॉन मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2। H2 का तो सबको पता है बेटा, H2 में 2 ग्राम आपके पास, तो इसका हो गया 2 ग्राम। ठीक है, किसके बराबर है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो मोलिकुलर मास को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा मोलिकुलर मास, दूसरा नाम हो सकता है मोलर मास ऑफ गैस, किसके बराबर हो गया, 2 टाइम ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। किस पे है ये, एट एसटीपी। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिप्रेशन। तो बेटा इसको देखिए एक बार ध्यान से, कुछ नहीं समझ आया तो मेरे को दोबारा बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, अदरवाइज आप सीधा बता सकते हैं। दोबारा से मैं एक बार बता देता हूं विद इन अ मिनट। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ ए गैस, आपके पास कोई भी डेंसिटी अपॉन में रिलेटिव डेंसिटी होती है, इसलिए क्या, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस।
अब डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दोनों में सेम लेना है, तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। यहाँ पे क्या किया, अब मास क्या होगा भाई, अब आपके पास क्या मास लेना सर्टेन वॉल्यूम का, मान लिया n मोलिक्यूल्स का होगा, n मोलिक्यूल में मान लिया हमने n मोल होंगे या मान लिया 1 मोल होंगे, आपके पास कितने ही मान सकते हो, n मोल मान लिया, n मोल में मान लिया 1 मोल मान लिया, तो 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी अपन में 1 मोल ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। अब 1 मोल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस, अपन में 1 मोल हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, तो ये आपके पास क्या हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ वेपर डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो बहुत इजी है बेटा, बहुत सिंपल है, तो ये आप कर लोगे। सेकंड वन आपके पास केस आता है बेटा रिलेटिव, इसको बोलते हो रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, वेपर डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किस के बीच में बेटा, किसी भी गैस के बीच में, ठीक है, तो ये बताने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट है ये क्या काम करता है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपने वहीं पे किया था, क्या किया था अभी आपने किया था कि मोलिकुलर मास बराबर है 2 टाइम ऑफ वेपर डेंसिटी किया था हमें, याद है भाई हमें। अब वेपर डेंसिटी क्या होती थी, रिलेटिव डेंसिटी होती थी, तो अगर रिलेटिव डेंसिटी होती तो क्या करते थे आप यहां पे, बोलिए कि मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपन मास ऑफ किसका भाई, सेम वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट एसटीपी, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपन में क्या था, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, सेम वॉल्यूम ऑफ किसका भाई, H2 गैस एट एसटीपी, ठीक है भाई। अब मास के लिए कह रहा है कि मास ऑफ फिक्स वॉल्यूम का है, रिलेटिव डेंसिटी यही होती है बेटा आपके पास। तो मास कितने का है, मान लिया मास हमारे पास n लीटर का है, n वॉल्यूम कोई भी वॉल्यूम हो सकती है, तो मान लिया 1 लीटर आपके पास है, तो क्या बोल दोगे यहां पे, मास ऑफ n लीटर या वॉल्यूम है तो फिक्स है, तो 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, रैंडमली मान लिया ना हमने मान लिया कि भाई कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम की, वो वॉल्यूम कितनी थी, मान लिया 1 लीटर थी, n लीटर मान सकते हो, n लीटर के एक स्टेप हमने कम कर दिया, मान लिया 1 लीटर थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 गैस एट एसटीपी, ठीक है बेटा। अब स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो H2 हाइड्रोजन गैस होती है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड आपके पास है, लगभग आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो इसलिए इसका जो आपके पास क्या है, मास है वो फिक्स होता है बेटा, वैल्यू आपके पास पहले से नोन होती है, वैल्यू कितनी होती है 0.089 ग्राम, 0.089 ग्राम होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन में 0.089 ग्राम। मैंने बताया अभी क्या 1 लीटर H2 गैस का मास कितना होता है, 0.089। तो हम क्या करेंगे, किसके बराबर है ये आपके पास, ये है मोलिकुलर मास के बराबर, तो कितना हो गया बेटा 2 अपॉन 0.089, जब इसके पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा, ये हो गया, अपॉन मल्टीप्लाई पे क्या हो गया, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस ऑफ दैट गैस एट एसटीपी, तो बेटा ये जो वैल्यू आई 22.4,
अब ये तो कितना है, 1 लीटर मास, 1 लीटर गैस का मास है बेटा, 1 लीटर के लिए ना, तो क्या लिखते थे आप यहाँ पे, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। तो बेटा 1 लीटर का मास ही है, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने का है, 22.4 लीटर का हो गया। ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिखोगे इसको, यहाँ पे लिखे आएंगे, ये हो गया बेटा मोलिकुलर मास ऑफ ए गैस इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस एट STP। समझना बेटा इसको, ये कह रहा है कि भाई ये आपके पास 22.4 आ गया, इसका रेशियो निकाला आपने, तो कहते हैं ये तो 1 लीटर गैस का मास था, अब उसको 22.4 से कर दिया तो 22.4 लीटर का हो जाएगा। तो मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस एट STP किसके बराबर है, गैस के मोलिकुलर मास के बराबर है। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है जो आपको ड्राइव करना आगे बताता है। क्या बताता है, अब इससे एक डेफिनेशन बनती है या एक रिलेशन बनता है बेटा, इसको ध्यान में रखना है आपने। इस रिलेशन से हमारे पास क्या बनता है वो देखते हैं बेटा ध्यान से। क्या है, 22.4 लीटर ऑफ any gas having mass equal to किसके बराबर होगा, मोलिकुलर मास ऑफ दैट गैस एट STP कंडीशन। ये रिलेशन आपके पास आते हैं और ये बेटा आपका मोल कंसेप्ट की एक डेफिनेशन भी है, तो वो यहीं से आप निकल के आए। तो मैंने इसलिए बोला था कि ये आपका बिगिनिंग है मोल कंसेप्ट का। तो ये क्या आया बेटा, ये हमने प्रूव करके दिखाया, मोलिकुलर मास ऑफ ए गैस किसके बराबर है, ठीक है, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस एट STP के बराबर है। इससे रिलेशन क्या आ गया कि 22.4 लीटर किसी भी गैस का अगर आपके पास है तो वो इक्वल होगा मोलिकुलर मास ऑफ दैट गैस के बराबर होगा, कब, जब STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन होंगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे क्या, रिलेटिव मास वगैरह आपके पास है, फॉर्मूला एटॉमिक मास जैसे आपके पास है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें टर्म्स बची हुई हैं वो लेके आएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा मोल कंसेप्ट का एग्जैक्ट जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन वगैरह है। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।